नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन के अंदर। कैसे हैं आप? काफ़ी दिन हो गए हैं और ये जो सेशन है वो रुका हुआ रहा। इसके लिए खेद प्रकट करते हैं और आप सबका एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। एसएसटी के अंदर रिवीजन क्लास चल रही थी हमारी, जिसमें हमने सल्तनत काल तक अध्ययन कर लिया है और आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य की। पिछले 2-3 दिन से ये सेशन जो है वो नहीं हो पाया और पिछले लगभग 10 दिन से थोड़ा कभी हुआ कभी नहीं हुआ, इसी प्रकार से चला। लेकिन एक बार फिर से प्रयत्न करते हैं कि सब कुछ सही तरीके से क्लासेस चले और सारी क्लासेस जो है अपने तय शेड्यूल पर हो। तो आइए आगाज करते हैं आज के सेशन का। संदीप, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। विकास थोरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। नितेश कुमार, कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और जगदीश जी, स्वागत आपका। इंदु जी, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? वैसे तो हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन कोर्स आपके लिए लेके आए हैं और इस रिवीजन कोर्स में रिवीजन तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के बाहर, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा लिमिट में था। हालांकि एनसीईआरटी अपने आप में सफिशिएंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि एक लर्नर हमेशा प्रयत्न ये करता है कि हर क्षेत्र से वो अध्ययन करे। मान लो हर चीज को अध्ययन करे। हमने एनसीईआरटी अध्ययन कर लिया, अब एनसीईआरटी के बाद हमारा सेकंड स्टेप जो है वो चल रहा है कि एनसीईआरटी के बाहर के डाटा भी हम जो है वो कवर करें। तो इसीलिए ये जो सेशन है हम आपसे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आ जाइए सारे बच्चे, करते हैं शुरुआत। इंडियन आर्मी, गौतम कैसे हैं आप? और करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। पहले तो छोटा सा खेद प्रकट कर देते हैं कि पिछले 3-4 दिन में जो सेशन है वो हो नहीं पाए और अब आगे कंटिन्यू होंगे, ऐसा अपना पूरा प्रयत्न है। देखिए, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक मुगल साम्राज्य टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के कंफ्यूजन होती है, क्योंकि गाइड में आप जब पढ़ोगे तो इसमें बहुत बड़ा पूरा मुगल साम्राज्य दे रखा है। कितना पढ़ा जाए, कहां तक पढ़ा जाए, और ये तो टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा विशाल हो जाएगा। एक तो राजस्थान के इतिहास में जो राजवंश पढ़ते हैं वो टॉपिक और ये टॉपिक, ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। लिमिट क्या है इनके? हालांकि एनसीईआरटी में हमने इसको पढ़ लिया है, अब थोड़ा थोड़ा हम इसको दोबारा पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। मुगल साम्राज्य की चर्चा अपन जो है वो आज करने वाले हैं। मुगल साम्राज्य, देखिए, अगर बात करते हैं मुगल साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई, तो आप सब जानते हैं कि शुरुआत होती है इसकी उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा हैं और उमर शेख मिर्जा के पुत्र हैं, क्या नाम है बताओ? जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर, और भारत में ये आक्रमण करते हैं 1500। इनका भारत में जो शासन काल रहा 1526 से 1530 तक रहा। इसके बाद 1530 में तो इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। विस्तार से पढ़ेंगे हम बाबर के बारे में। बाबर ने पहला आक्रमण जो भारत में किया था वो तो 1519 में किया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एग्जाम फरवरी में हो जाएगा आपका, फरवरी एंड तक तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। जहीरुद्दीन जो बाबर हैं इनके 4 पुत्र होते हैं। जहीरुद्दीन बाबर जो है इनके कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। हुमायूं,
थोड़ा सा मुगल जो एम्पायर है उसका एक परफॉर्मा देख लेते हैं। कामरान, इसके बाद इनका तीसरा पुत्र है हिंदाल, और इनका जो चौथा पुत्र है उनका नाम है अस्करी। अस्करी। हुमायूं जो है वो शासक बनता है, और हुमायूं के शासन काल को जनरली हम दो भागों में बांट सकते हैं, 1530 से 1540 तक। 1530 से 1540 तक शासन रहा इनका, फिर बीच में शेरशाह सूरी आ जाते हैं, और इसके बाद 1545 से और 1556 तक इनका जो है वो शासन काल रहा, यानी 1530 से लेकर और 1556 तक इनका जो है वो शासन काल रहा। इनके पिता ने इनको कहा मरते समय के बेटा थे लड़ियो ना, ठीक है, चारों भाई राजी राजी रहो। तो हुमायूं ने भी बड़ी शराफत से जो है अपना जो साम्राज्य था इनके पिता से इनको मिला था, उनको इन्होंने अपने भाइयों में जो है वो डिवाइड कर दिया। इसने कामरान को काबुल दे दिया, कामरान को क्या दे दिया, काबुल दे दिया, और राजी रखा इसको। अपने भाई हिंदाल को इन्होंने जो है वो मेवात और अलवर क्षेत्र दे दिया, मेवात क्षेत्र, और अस्करी जो है इसको संभल क्षेत्र जो है वो दे दिया, संभल क्षेत्र। तो इस तरीके से ये चारों भाई जो है वो अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। हुमायूं के शासनकाल के बाद इनका जो है वो पुत्र जलालुद्दीन अकबर शासक बनता है। कौन बनता है? जलालुद्दीन अकबर शासक बनता है। जलालुद्दीन अकबर जो है वो शासक बनता है, और अकबर का शासनकाल रहता है 1556 से लेकर और 1600 कब तक बताओ? 1605 तक रहता है। इनके काल में क्या होता है? इनके 3 पुत्र हैं। इनके कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। एक है इनका पुत्र मुराद, एक इनका पुत्र है दानियाल, और एक इनका पुत्र जो शासक बनता है वो है जहांगीर। जहांगीर या जिसे आप सलीम भी कहते हैं, और जहांगीर या सलीम का जो शासन काल रहा वो रहा 1605 से लेकर और 1627 तक। 1627 तक जो है ये शासन करते हैं। जहांगीर के भी जो है वो 4 पुत्र होते हैं। जहांगीर के कितने पुत्र होते हैं? जहांगीर के भी बसंती जी 4 पुत्र होते हैं। सेकंड पार्ट कल से आएगा, हम और मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली जब हमने पहला सेशन किया जो अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमें थोड़ा सा और इस पर विस्तृत जो है वो क्वेश्चनों का अध्ययन करना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट सेशन होगा अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राजस्थान के, वो और बेहतर तरीके से आपके सामने आएंगे, और कल उसका 3 बजे जो है वो सेशन होगा, और उस सेशन में हम बहुत ही प्यारे प्यारे जो है वो क्वेश्चन करने वाले हैं, और डिटेल में क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपके ज्ञान की वृद्धि होने में और ज्यादा आपको सहयोग मिलेगा, और आपको पेपर में भी उनसे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सलीम की बात करते हैं। सलीम के पुत्रों की अगर चर्चा करते हैं, यहां से मैं लेके चलता हूं आपको यहां पर, ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। अब सलीम के पुत्रों की चर्चा अपन जो है वो करेंगे। ये वाला भाग छोड़ देते हैं, यहां तक ही आ जाएगा। देखिए, सलीम के पुत्रों की अगर चर्चा करते हैं तो जहांगीर या सलीम जो है, इनके एक तो खुसरो है पुत्र, खुसरो, परवेज, परवेज, और इनका तीसरा पुत्र है शहरयार, और इनका जो चौथा पुत्र है उसका नाम है खुर्रम, जिसे आप शाहजहां के नाम से भी जानते हैं, खुर्रम या शाहजहां।
शाहजहां जहांगीर का पुत्र है, शासक बनता है 1627 से लेकर और 1658 तक ये जो है वो शासक रहता है। 1627 से लेकर और 1658 तक इसका शासनकाल रहता है। इसके बाद जो है इनके पुत्र शासक बनते हैं। तो खुर्रम जो है, खुर्रम या शाहजहां है, इनके जो है वो 4 पुत्र होते हैं। ठीक है, अब इनके पुत्रों की अपन चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से पुत्र हुए हैं खुर्रम या शाहजहां के। तो दारा सिकोह है, दारा सिकोह इनका पुत्र है, जिनमें उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। सूजा है, सूजा, दारा सिकोह, सूजा, मुराद, मुराद और औरंगजेब अपने बाकी भाइयों को हराकर उनकी हत्या करके औरंगजेब जो है वो शासक बनता है और 1658 से लेकर 1707 तक शासन करता है। 1658 से लेकर और 1707 तक इसका जो है वो शासनकाल रहता है। वैसे देखा जाए तो मुगल प्रभावपूर्ण शासन तो इतना ही था। इसके बाद मुगलों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो भारत में मुगल साम्राज्य जो है वो बिखरने लगता है और छोटी छोटी शक्तियां पनपने लगती है। साथ ही जो है वो विदेशी आक्रमण, विदेशी व्यापारी जो है भारत में आने लगते हैं। लेकिन औरंगजेब के बाद जो है, औरंगजेब की जो है 4 पुत्र हैं। औरंगजेब जो है इनके भी फिर आगे जो है वो 4 पुत्र हैं। औरंगजेब के अगर पुत्रों की अगर हम चर्चा करते हैं तो लिखिए, औरंगजेब का भी थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे हम, आगे चलेंगे। इनके जो पुत्र हैं वो है मुअज्जम, इनमें भी मुअज्जम, इनमें भी जो है आगे चलकर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। मुअज्जम इसमें जीतता है, जिसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया है। क्या कहा गया है? बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह द्वितीय भी हुए हैं। मुअज्जम का जो शासनकाल रहता है 1707 से लेकर 1712 तक रहता है। 1712 तक इनका जो है वो शासनकाल रहता है। एक सेकंड रुके।
अभी आ रही है आपको आवाज? कुछ समय के लिए आवाज कट गई थी आपकी, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। अभी आवाज आ रही है? आवाज ना आवे, अब आ रही है आवाज विक्रम? पूरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? देखो पूरी दे रही है यार स्क्रीन, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो दिख रहा है। बताओ क्या रहेगा? आप नीचे की एक पट्टी चल रही है, वो है आपको बाधा डाल सकती है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया जो मुगल साम्राज्य है, इसका मुख्य मुख्य जो है वो एक डायग्राम हो गया है। अब अपन इसके विस्तार में जो है थोड़ा सा चलेंगे। विस्तार भी हम बहुत ज्यादा विस्तार नहीं पढ़ेंगे, हम जो मुख्य मुख्य शासक हुए हैं उनके काल में जो मुख्य मुख्य घटनाएं घटी है वो पढ़ेंगे, प्लस इनकी जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था को जो है वो पढ़ेंगे। तो अगले 2 दिनों में, यानी आज और कल, 2 दिनों में अपन इसको जो है कंप्लीट करेंगे और फिर इसकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ के अपन इस टॉपिक का एंड करेंगे और फिर आगे चलेंगे। आवाज आ रही है क्या? अब अभी भी आवाज नहीं आ रही है? ये तो नहीं हो सकता यार, अभी तो आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है अभी तो आवाज, कोई दिक्कत नहीं है आवाज में। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे अपन कुछ नए फैक्ट भी आपको जो है आज पता चलने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम बाबर के बारे में, क्योंकि मुगल काल की शुरुआत तो बाबर ने ही की है, तो लिखे बाबर। बाबर का जो भारत में रहा दौर, वो 1526 से लेकर जो है वो और 1530 तक जो है वो माना जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो उनको लिखने का प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है, आवाज जिनको आ रही है वो तो सुन लो, जिनको आवाज नहीं आ रही है भैया उसका अब क्या करे बताओ। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है फरगना में। कहाँ हुआ है? फरगना के अंदर। और इनका जन्म हुआ कब है? तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1483 के अंदर। 1483 ईस्वी में इनका जन्म होता है फरगना में, और 1504 में ये काबुल पर अपना अधिकार करते हैं। 1504 में काबुल। अब देखो एक लाइन लिखते हैं हम, और उस लाइन के अकॉर्डिंग आपको आगे का सारा जो है वो माजरा समझ में आ जाएगा। लिखो लिखो, बाबर बाबर भेरा के बाजरे के खेत, बाबर भेरा के बाजरे के खेत में पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घाघरा लाने गया। ठीक है, पहले आपने इतना पढ़ा हुआ है, पानी, खाना और चाय और घाघरा लाने चला गया, इतनी बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो बाबर जो है वो सबसे पहले भारत में आक्रमण कब करता है? तो बाबर सबसे पहले भारत में जो आक्रमण करता है वो करता है भेरा व बाजोर में। कहां करता है? भेरा व बाजोर नामक जो स्थान है उसमें करता है, और ये दोनों स्थान वर्तमान में कहां चले गए हैं?
पाकिस्तान में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं ये दोनों स्थान? वर्तमान में पाकिस्तान में जो है वो चले गए हैं। इसके बाद देखिए, एक तो आपके कॉल जो आते हैं ना क्लास के टाइम में आते हैं, तो क्लास के टाइम आप बचा करो कॉल करने से। बाकी आजकल तो क्लास हो नहीं रही है तो उस टाइम कर लिया करो, क्लास टाइम पे मत किया करो। तो सबसे पहला आक्रमण यही होता है किसका? बाबर का। ठीक है, बाबर का सबसे पहला आक्रमण जो है वो भेरा और बाजोर नामक स्थान पर होता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ये जो आक्रमण होता है ये कब होता है? आक्रमण ये होता है आपका 1519 में। और इस आक्रमण की क्या क्या मुख्य बातें हैं? तो इसमें सर्वप्रथम जो है वो भारत पर प्रथम आक्रमण है। ये भारत पर बाबर का प्रथम आक्रमण है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर ने भारत में प्रथम आक्रमण कहां किया, तो बता सकते हैं आप बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम इसी में हुआ था। बारूद का प्रयोग किया था बाबर ने इस युद्ध में। इसके बाद जो है बाबर क्या करता है? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये होता है आपका 1526 में। और ये आपको पता ही है कि इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य होता है। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य बाबर इसमें विजय हो जाता है और आगे बढ़ता है। इस युद्ध की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इस युद्ध के अंदर बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाने का प्रयोग किया बाबर ने इस युद्ध में सबसे पहले। इस युद्ध की एक और खासियत है कि इसके अंदर जो इस तोपखाने के जो प्रमुख तोपची थे, जो तोप चलाते थे, उनका नाम है अली और मुस्तफा। अली व मुस्तफा तोपची। तोपची कौन होता है? जो तोप चलाते हैं वो तोपची कहलाते हैं। इस युद्ध में इन्होंने तुलगमा या इस तुलगमा पद्धति का ही एक अन्य नाम है क्या? उस्मानी युद्ध पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया। इसी युद्ध में इन्होंने एक नारा दिया कि काबुल की गरीबी और नहीं। इसी युद्ध में इन्होंने क्या दिया? एक नारा दिया, नारा कि काबुल की गरीबी और नहीं। काबुल की गरीबी, काबुल एक गरीब स्थान था, गरीबी और नहीं। और इन्होंने अपने पुत्र शाहरुख के नाम के चांदी के सिक्के काबुल के लोगों में बंटवाए। यानी युद्ध जीतने के बाद जब ये काबुल गया तो अपने पुत्र शाहरुख के नाम के सिक्के निकाले और चांदी के सिक्के जो है वो काबुल की जनता को बांटे। और ये कलंदर नाम से प्रसिद्ध हुए, है ना? कलंदर नाम से
प्रसिद्धि, यानी बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई एक तरीके से चांदी के सिक्के बांटने पर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, ये युद्ध हो गया। इसके बाद होता है आपका खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में होता है। नेक्स्ट जो आता है युद्ध वो कौन सा है, खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध 1527, बाबर और सांगा के मध्य। बाबर इस युद्ध में भी विजय हो जाता है। इसके बाद इसने जो युद्ध किया वो किया चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध है, चंदेरी का युद्ध। ये हुआ बाबर और मेदिनी राय के मध्य। इसके बाद चंदेरी के युद्ध के बाद अंतिम जो एक युद्ध इन्होंने लड़ा, वो लड़ा इन्होंने घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ। किनके साथ लड़ा, अफगानों के साथ लड़ा। घाघरा का युद्ध कब हुआ, घाघरा का युद्ध बताओ कमेंट में। घाघरा का जो युद्ध इन्होंने लड़ा वो कब लड़ा, घाघरा का युद्ध कब हुआ बताओ। 1529, बिल्कुल। बाबर और अफगान, और इसके बाद जो है इनकी 1530 में मृत्यु हो गई। अब बाबर के लिए इतना काफी है। देखो, ये मुगल साम्राज्य एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम इसको 10 दिन लेके चलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन तक इस टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10 दिन तक पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन तक लेके चलो। लेकिन ये टॉपिक हमारे रीट में कितने क्वेश्चन क्रिएट करेगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी हमें देखना पड़ेगा। अपने रीट के सिलेबस में राजस्थान जीके के अंदर जो आपका इतिहास में है राजवंश का टॉपिक, और एसएसटी के अंदर ये जो टॉपिक है आपका मुगल साम्राज्य और अपना आंदोलन वाला, स्वाधीनता आंदोलन वाला जो टॉपिक है, ये तीन टॉपिक जो है हमें बड़े ही सोच समझ के पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ने हैं और बहुत कम भी नहीं पढ़ने, इतने पढ़ने हैं कि कोई भी फैक्ट ना रह जाए। तो जितने भी मुख्य मुख्य फैक्ट हैं वो सारे हम यहां पर कवर कर रहे हैं। अब महाराणा सांगा और खानवा का युद्ध है, इसको मैंने डिटेल में नहीं लिखा, क्योंकि इस युद्ध को आप मेवाड़ में जब हम पढ़ रहे थे तो राणा सांगा के बारे में पढ़ा, तब हमने वहां पढ़ लिया, तो ये वहां पर कवर हो जाएगा। तो इसीलिए केवल ऐसी चीजें जो मेन मुख्य रूप से क्वेश्चन में आ सकती है उनको हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अब चर्चा करते हैं जो हमारे, इन्होंने एक पुस्तक लिखाई बाबर ने, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, तुजुक ए बाबरी, या जिसे आप बाबरनामा भी कहते हैं। इस पुस्तक के अंदर कुछ मुख्य फैक्ट लिखे हुए हैं जिसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि कृष्णदेव राय जो है भारत के सबसे शक्तिशाली शासक है। इस बुक में क्या लिखा है कि कृष्णदेव राय भारत के
शक्तिशाली शासक हैं। तुजुक बाबरी में इन्होंने लिखा है, तुजुक बाबरी में इन्होंने राणा सांगा की बहादुरी की भी जो है वो चर्चा की है। राणा सांगा के शौर्य की प्रशंसा इन्होंने जो है वो की है। इसी पुस्तक में इन्होंने कहा है कि भारत के 3 अभिशाप हैं। भारत में 3 अभिश्राप। 3 अभिश्राप क्या है? 3 अभिशाप जो है वो क्या है बताओ कमेंट करके जल्दी से। 3 अभिशाप क्या बताया इन्होंने? लू चलती है ना अपने दक्षिणी राजस्थान में, सॉरी पश्चिमी राजस्थान में। लू, आंधी बहुत चल गए और गर्मी, इन तीनों को इन्होंने क्या बताया? भारत के अभिशाप बताए। तो ये हो गए बाबर के बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो सारे आ गए। ठीक है, बाबर को भारत में किसने बुलाया? तो बाबर को भारत में बुलाने वाले भी आपको मैंने पढ़ाया था। आपको अगर याद हो तो इससे पहले जब हम लोधी वंश पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि इब्राहिम लोधी जो था, इब्राहिम लोधी जो कि पंजाब का गवर्नर था, पुष्प सैनी जी, ये दिल्ली का शासक बनना चाहता था। और दिल्ली का जो शासक था इस समय वो भी लोधी वंश का ही था, लेकिन क्योंकि महत्वाकांक्षा ज्यादा थी तो बाबर को आमंत्रण दिया गया कि आप आओ और हम पर आक्रमण करो, जिससे कि हम क्या प्राप्त कर सके? दिल्ली का शासन प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से जो है वो, हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि राणा सांगा ने भी जो है वो आमंत्रित किया था, लेकिन अब इतिहास में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग जो है वो बातें हैं। लेकिन पंजाब के गवर्नर इब्राहिम जो लोधी हैं, इन्होंने जो है वो आमंत्रित किया बाबर को, ऐसा ज्यादा जो है वो माना जाता रहा है। इसके बाद देखिएगा गुरुमीत जी कैसे हैं आप। सेकंड शासक की बात करते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद इनका पुत्र है हुमायूं। हुमायूं जो है वो क्या बनता है? शासक बनता है। और 1530 से लेकर और 1556 तक इनका शासनकाल रहता है। हालांकि इनके शासनकाल को 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो इनका शासनकाल है वो 1530 से लेकर और 1540 तक है। इसके बाद शेरशाह सूरी आ जाते हैं और फिर ये वापस 1500 लगभग 45 में और 1555 तक, ये जो 56 तक शासन करते हैं। तो इस तरीके से इनके शासनकाल को 2 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं लिखेंगे, बड़ा भी लिख देंगे। लेकिन क्या है कि मैं टारगेट, क्योंकि रिवीजन क्लास कर रहे हैं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि हमें जो है वो एक कोई विशेष शासक के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो एक ही स्लाइड में आ जाए, जिससे कि आपको याद करने में सहायता रहे। बाकी इन सब की आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जो है मैं डाल दूंगा जैसे ही सेशन एंड होगा। और थोड़ा बड़ा भी लिखने का प्रयत्न करता हूं, थोड़ा बड़ा भी हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहां 55-56 कर लीजिए। अब देखिए हुमायूं के शासनकाल की मुख्य घटना की बात करते हैं तो राज्य का बंटवारा भाइयों में कर दिया इन्होंने। क्या करा इन्होंने?
राज्य का बंटवारा भाइयों में कर दिया, है ना। मैंने बता दिया किन किन भाई को क्या क्या मिला है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे हम। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि दीन पनाह नगर की स्थापना की 1533 में। 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद इसने जो है 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। 1539 में, मैं मुख्य मुख्य युद्ध ही बता रहा हूं, हालांकि इन्होंने और भी युद्ध लड़े हैं। चौसा का युद्ध मुख्य है इनके लिए। चौसा का जो युद्ध ये लड़ते हैं वो किस किस के मध्य लड़ते हैं? ये हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्ध होता है। इसमें शेर शाह जो है वो विजय हो जाते हैं। इसके बाद एक और युद्ध होता है, मैं मुख्य मुख्य युद्ध बता रहा हूं। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कन्नौज या जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और यह भी युद्ध जो है वो हुमायूं और शेर शाह के मध्य होता है और इसमें भी शेर शाह जो है वो विजय हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन हम यहां पर केवल मुख्य फैक्ट की ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि इतना पूरा डिटेल में पढ़ना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। अगर इनके युद्धों की बात करें तो इन्होंने गुजरात अभियान किया 1534-35 के अंदर। इन्होंने जो है वो गुजरात अभियान के बाद चुनार अभियान किया 1537 में। फिर इन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा, हुमायूं हार हो गई। इसके बाद हुमायूं जो है वो चौसा के युद्ध में क्या होता है कि ये करमनासा नदी में, करमनासा, इस युद्ध में क्या होता है, हुमायूं अपने प्राणों की रक्षा के लिए क्या करता है, करमनासा नदी में गिर जाता है, ठीक है, गिर जाता है। तो इस नदी से इसको बचाता कौन है? एक नाविक है जिसका नाम क्या है बताओ? निजाम सक्का नामक, जो भिस्ती कहते हैं, भिस्ती को क्या कहते हैं, नाविक को क्या कहते हैं, भिस्ती। तो निजाम सक्का नामक भिस्ती ने इनको जो है बचाया। बाद में इनको जो है वो एक दिन का शासक बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हुमायूं ने किसे एक दिन का शासक बनाया था? तो निजाम सक्का नामक भिस्ती को इन्होंने एक दिन का शासक बनाया। और निजाम भिस्ती ने शासक बनकर क्या किया बताओ आप? एक दिन का शासक बनकर उन्होंने कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य यहां पर किया था वो ये किया था कि शासक बनने के बाद इन्होंने जो है वो चमड़े के सिक्के चलाए। क्या कर रहा है? चमड़े के सिक्के चलाए। किसने? निजाम भिस्ती ने। चमड़े के सिक्के चलाए। ये लाइन आप जो है वो लिख सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद जो है वो देखिएगा, इस युद्ध में क्या हुआ, बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं चूंकि हार चुका था, तो बिलग्राम के युद्ध में हार कर ये भारत छोड़कर भाग गया प्राणों की रक्षा के लिए। भारत से वैसे तो अमरकोट भी भारत में ही था उस टाइम, तो हम ऐसे लिखते हैं कि प्राण रक्षा के
लिए अमरकोट पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में अमरकोट है, अपने राजस्थान की सीमा लगती है अमरकोट से। रामदेव जी जो हैं, और रामदेव जी और जो पाबू जी हैं, उनका विवाह भी अमरकोट में ही हुआ था। तो रामदेव जी के ससुराल यानी अमरकोट ये चले जाते हैं, कौन? हुमायूं, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। लेकिन बीच में एक घटना और आती है कि ये जो जोधपुर के शासक हैं उनसे भी सहायता लेने की सोचते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने सहायता नहीं ली, क्योंकि ये पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाए जोधपुर के शासक मालदेव पर। और इनका एक लाइब्रेरियन था, उन्होंने कहा कि हम जोधपुर के शासक से सहायता नहीं लेंगे। और ये जोधपुर के शासक की सहायता न लेकर कहां चले जाते हैं? अमरकोट पाकिस्तान चले जाते हैं। और इस समय अमरकोट के जो शासक हैं वो कौन है? वीरसाल। अमरकोट के शासक कौन है इस समय? शासक कौन है अमरकोट के? वीरसाल। वीरसाल ने इन्हें अपने महल में स्थान दिया, ठीक है। महल में इनको जो है एक रूम दिया जहां पर ये रहते थे, और कहते हैं कि इनके रूम के सामने एक मस्जिद थी, और उस मस्जिद के अंदर जो है वो मीर बाबा है ना, यहीं पर इनकी मुलाकात होती है। मीर बाबा जो उस मस्जिद के थे, मीर बाबा, और मीर बाबा का घर था सामने, और मीर बाबा की पुत्री थी, नाम था हमीदा। हमीदा। तो मीर बाबा की पुत्री हमीदा से इन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली हमीदा बानो से, और यहीं रहते रहते इनको जो है वो एक पुत्र प्राप्त होता है, और पुत्र का नाम होता है अकबर। तो अकबर का जो जन्म हुआ था, आप देखो कैसी परिस्थिति में हुआ था। पिता घर छोड़ के भागा हुआ है अपने प्राणों की रक्षा के लिए, और कहीं जाके रह रहा है, और वहीं पर उसे हमीदा पसंद आती है, हमीदा से प्रेम होता है, शादी होती है, विवाह होता है, और पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। अब जो है इधर क्या होता है, जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी को मैं यहां पर नहीं पढ़ रहा हूं, शेरशाह सूरी को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। होता क्या है, लेकिन कुछ घटनाएं हैं शेरशाह सूरी की भी बहुत अलग है, शेरशाह सूरी शासक को भी हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन शेरशाह सूरी जो है कालिंजर के युद्ध में होता है, कालिंजर अभियान पे गया होता है, कालिंजर। और कालिंजर अभियान में ये एक हाथ से चलने वाला गोला फेंकता है, लेकिन वो गोला इनके हाथ में ही फट जाता है, और यहीं पर इनकी जो है वो 1545 में मृत्यु हो जाती है। कालिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद ये फिर से जो है वो हुमायूं भारत की ओर रुख करते हैं, और एक बार फिर से ये जो है 55-56 में भारत पर अपना शासन प्राप्त करते हैं, और भारत पर शासन करते हैं। फिर इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो दीन पनाह बनाई थी ना, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। लिख दो, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। और कल जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन हम 3 बजे करेंगे, उनमें आपको और मजा आएगा। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन करवाना, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा इनको और विस्तृत करते हैं, यानी चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करें। और अधीनस्थ बोर्ड के पेपरों के 4 ऑप्शन के उत्तर ढूंढना बड़ा कठिन होता है, तो आज 2-3 घंटे बैठकर जो है वो सारे क्वेश्चनों के उत्तर ढूंढे हैं, और हर चारों ऑप्शन, ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें आपके सामने। या दिक्कत ये, जैसे मैंने आपको दोपहर में भी बताया था कि सारा काम, सारी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर होती है, तो थोड़ा सा चीजें क्या होती है कि समय लग जाता है। तो प्रयास यह है कि 4 सेशन कर रहे हैं अभी, तो चाहे थोड़ा छोटे सेशन कर ले, लेकिन जो डाटा आएगा छोटे सेशन में भी वो बेहतरीन आए, ठीक है। इसीलिए आज जो है वो
3 बजे वाला सेशन हम नहीं कर पाए, लेकिन कल सारे सेशन होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है वो दीन पनाह में इनकी 1556 में मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1556 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अकबर। अकबर के बारे में पढ़ेंगे अब। जहां पर आपको लगे कि कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है वहां पर आप कमेंट करें। देखिए, नाम का अर्थ अलग हो सकता है। बहुत सारे ऐसे नाम के व्यक्ति हैं, जैसे अलग अलग नाम घर वाले निकाल देते हैं, लेकिन नाम के अनुसार कर्म भी होने चाहिए, है ना। तो नाम का अर्थ तो भाग्यशाली होता है, लेकिन कार्य ये इतने अच्छे नहीं कर पाए, डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन इनके बाद अकबर आता है। मुख्य शासक कौन है? अकबर ही है। संस्कृति की क्लास, संस्कृति वाला टॉपिक तो मैंने आपको पूरा करवा ही दिया है। अब तो भूगोल की क्लास चल रही है आपकी, और मनोविज्ञान की क्लास चल रही है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के। वो क्लास निश्चित तौर पर जो है वो कल होगी। अब लिखें आप हुमायूं के बारे में। साइंस का मुझे पता नहीं है जी, इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अकबर के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद अकबर शासक बनते हैं। अकबर के काल की घटनाओं की बात करें तो ये शासक बनते हैं कब? तो 1556 में, और इनका जो शासनकाल रहता है वो 1605 तक रहता है। ठीक है। अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। बचपन का नाम बदरुद्दीन। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनका राज्याभिषेक जो हुआ था, राज्याभिषेक जो इनका हुआ था वो हुआ था कहां? पंजाब के अंदर कलानौर में। ठीक है, कलानौर पंजाब में इनका जो है वो राज्याभिषेक हुआ। और अगर इनकी चर्चा करते हैं तो इनके जो संरक्षक है वो बैरम खां है। संरक्षक बैरम खां। कौन है संरक्षक इनके? बैरम खान है। ठीक है। संरक्षक कौन है इनके? बैरम खां है। और बैरम खां के अलावा एक और इनके संरक्षक है, 2 संरक्षक इनके हैं। दूसरा जो संरक्षक है वो है इनके मुनीम खां। मुनीम खां, ये इनके संरक्षक है। संरक्षक यानी अगर कोई छोटी आयु में शासक बन जाता है तो उनका सहयोगी कह लीजिए आप, है ना, सहयोगी कह लीजिए। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो इन्होंने भी जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। कब हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ वो बताओ कब हुआ? और अकबर और हेमू के मध्य हुआ। अकबर और
हेमू। और अकबर जो है, अकबर की तरफ से इस युद्ध को किसने लड़ा था? बैरम खान ने लड़ा था। ठीक है, बैरम खान है। और इसमें इनकी जो है वो विजय होती है। विजय के बाद अकबर ने जो है वो गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, 1556 में। अब देखिए, अब अकबर के शासनकाल के बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन किन किन को याद रखें, तो मैंने कुछ मेरे हिसाब से जो मुझे महत्वपूर्ण लगे वो मैं फैक्ट आपको लिखाता हूं। यहां पर लिखिएगा। इन्होंने 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई। 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई। इसके बाद इन्होंने जो है वो 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। इसके बाद इन्होंने जो है वो 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। फतेहपुर करना पड़ेगा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और राजधानी भी यहां पर ट्रांसफर की। इसके बाद इन्होंने जो है वो 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना की स्थापना की, जहां सभी धर्मों के लोग आते। अब क्वेश्चन आएगा कि इबादत खाना जो है, इसमें पहले केवल मुस्लिम धर्म ही था, लेकिन 1578 में इसमें सभी धर्मों को प्रवेश दिया। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों को प्रवेश। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही चलाया। 1582 में दीन ए इलाही अपना एक खुद का धर्म चलाया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दीन ए इलाही धर्म चलाया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस दीन ए इलाही के प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रथम और अंतिम हिंदू अनुयायी, प्रथम और अंतिम हिंदू अनुयायी जो थे इसके, वो कौन थे? बीरबल थे। कौन थे? बीरबल। और बीरबल का मूल नाम क्या था? बताओ, बीरबल का मूल नाम जो था वो क्या था? तो महेश दास, महेश दास इनका मूल नाम था अकबर बीरबल का। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने 1883 में इलाही संवत भी चलाया। सॉरी, 1583 में, 1583 में इलाही कैलेंडर या संवत चलाया, जो सफल नहीं हो पाया, ना ही दीन ए इलाही धर्म सफल हो पाया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये बीच में रह गया, लिख लो। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। 1582 80 में जो है टोडरमल ने
10 साला नामक बंदोबस्त किया, भूमि बंदोबस्त 1578 में। ने 10 साला भूमि बंदोबस्त। और अगर चर्चा करते हैं तो इनका जो मकबरा बना हुआ है, इनका अंतिम अभियान कौन सा था? अंतिम अभियान 1601 में खानदेश अभियान, खानदेश अभियान। और इनका जो मकबरा बना हुआ है वो बना है सिकंदरा में, मकबरा, मकबरा सिकंदरा में। अब देखो, वैसे तो आप देखोगे कि सर अकबर के बारे में तो आपने बहुत कम लिखाया है, अकबर तो इससे भी ज्यादा बहुत सारे इनके काल के फैक्ट हैं अकबर के काल के। लेकिन मैं फिर आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना काफी है। हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है अकबर को, अब हम अकबर को पढ़ रहे हैं। हालांकि अकबर के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको और पढ़ा जा सकता है, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। अकबर की हम भू राजस्व व्यवस्था की भी चर्चा करेंगे, प्रशासन की भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये इनके शासन काल के मुख्य मुख्य फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की संभावना रीट में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस इतना बहुत है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने एनसीईआरटी प्लस ये पढ़ा है इतना बहुत है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एज ए लर्नर मुझे लगता है कि इतना काफी ठीक है। अब मान लो क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग जितना आपने, एक राजस्थानी में कहावत है कि सदियों से चली आई जग की यह रीत, जैसी घाली घूघरी वैसे गाय गीत, जैसी गाली घूघरी वैसे गाय गीत। अन मारवाड़ी में बोलना तो अपा कैस का कि अपनी जिकी रीत आज चलती आई है कि जिसी घूघरी उसी विषय लुगाया गीत गासी। जनरली पहले जो है आज से 15-20 साल पहले, आजकल तो जनरली किसी के घर में बच्चा होता है या विवाह होता है तो क्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो है वो मिठाई बांटी जाती है। जब महिलाएं गीत गाती है तो उनको रसगुल्ले, जलेबी, पेड़े ये बांटे जाते हैं। लेकिन आज से 20-25 साल पहले जाते हैं तो वहां पर घर में, जिसके घर में उत्सव होता था, तो वहां पर बहुत सारे गेहूं को भिगोकर और चनों को भिगोकर, काले चने, घूघरी बनाई जाती थी और उस घूघरी में गुड़ डाला जाता था। तो जिसकी घूघरी में काले चने होते ज्यादा, क्योंकि काले चने ज्यादा महत्वपूर्ण है घूघरी में, तो जिसकी घूघरी में काले चने ज्यादा होते, गुड़ ज्यादा होता, तो जो महिलाएं गीत गाने आती थी ना, वो देखकर खुश हो जाती थी और फिर और ज्यादा अच्छे गीत गाती थी। हम भी ठीक यही रूल अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो टॉपिक है रीड के अकॉर्डिंग है, तो हमें इतना हमारे लिए काफी सफिशिएंट रहेगा। फिर भी अगर आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं और पढ़ना चाहता हूं, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? क्योंकि इस टॉपिक से ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, जिसमें सल्तनत काल भी है, मुगल काल भी है, मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था भी है, मुगल काल के शासक भी हैं, ठीक है। अब अपन बाकी के जो शासक हैं अकबर के बाद के, वो हम पढ़ेंगे कल। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया है, और जैसे ही टॉपिक पूरा होगा तो इसकी आपको जो है वो पीडीएफ फाइल भी दे दी जाएगी। हालांकि जो आपकी गाइड है उसमें बहुत ज्यादा टॉपिक दे रखा है, और उतना पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई चीज हम ज्यादा पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे तो आपके कोई घाटा हो जाए, पढ़ने से कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन एक एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें और समय के दृष्टिकोण से देखें तो इतना काफी है, सफिशिएंट है, ठीक है।
कल हम जो है वो मुगल शासकों के बारे में डिटेल कंप्लीट कर लेंगे और परसों हम इनकी जो है प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे और फिर इनके जो है वो राजपूतों के साथ संबंध भी हम देखने वाले हैं। तो थोड़े से दो ही टॉपिक है जो आपके बड़े हैं, मुगल साम्राज्य और अपना जो अगला टॉपिक है आंदोलन वाला। ये दो ही टॉपिक हैं जो बड़े हैं, बाकी टॉपिक में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आशा करता हूं कि आप सर्टिफिकेट वगैरह सब ले आए होंगे और अब जल्द ही आपके नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और एग्जाम डेट भी आपको पता चल जाएगी। तो अब थोड़ा सा हम भी गियर चेंज करेंगे, ठीक है। 2-3 पिछले 5-7 दिनों में थोड़े से ढीले हो गए, क्लासें बहुत ज्यादा मिस हो गई, लेकिन आज से फिर से शुरुआत करी है हमने। और अब जो है वो क्लासों का, इस क्लास का भी टाइम बढ़ा दूंगा मैं। कल से ये क्लास 8:30 से लेकर 10 बजे तक करेंगे, ठीक है। और बाकी क्लासों का भी समय बढ़ाकर जो हमें रिवीजन करनी है वो टारगेट बना के चलते हैं। हालांकि हमारा टारगेट तो 25 दिसंबर था, लेकिन थोड़ा समय हमने खराब कर दिया, इसलिए 10 या 5 जनवरी तक हम रिवीजन पूरा करेंगे और उसके बाद की आगे की योजना जो है वो आगे बनाएंगे।